Hey, hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss one of the crucial component of generative AI, which is known as Model Context Protocol. So let's deep dive in and understand from the very scratch level. Okay, so let's go onto the screen and deep dive each bit and pieces of it. So our agenda is to understand MCP. MCP stands for Model Context Protocol. तो चलिए इसको समझते हैं। सो फर्स्ट हमारा ये होगा कि मॉडल जो भी हमारे पास है आज के डेज में, जो एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो हम लोग अब इस पोजीशन में हैं कि इसको अलग अलग तरीके से अपन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। हमने एलएलएम यूज किया होगा, तो हम कभी भी रेज्यूमे इस पे अपलोड करते हैं, राइट? या फिर किसी तरीके का लिंक आप देते हो, लिंक्डइन का या फिर यूट्यूब का, तो उसके बेस्ड पे ये इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। रैग में हम लोग सेम काम करते हैं। रैग में क्या है, ऑगमेंट करते हैं हम। जो हमारा नॉलेज बेस है किसी भी एलएलएम का, उसको अपन कंटेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं रैग के थ्रू। ठीक है, रैग भी क्या है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो आप ऑगमेंट करते हो किसी पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल देके, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट देके, और उस ये कॉन्टेक्स्ट जब अपन देते हैं तब ये प्रिसाइजली आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, राइट? ये तो आपको समझ में आ गया। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का भी मतलब यही है कि किसी भी एलएलएम को आप जब कोई भी कंटेक्स्ट प्रोवाइड करते हो, कंटेक्स्ट इन द सेंस, आप हो सकता है इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है? हो सकता है आप कोई थर्ड पार्टी एपीआई के साथ इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है? या फिर आप गिटहब के साथ इसको कनेक्ट करोगे, जो रेपो है हमारा गिटहब रेपो, ठीक है? तो जब आप इसको थर्ड पार्टी एपीआई रिसोर्सेज के साथ जब आप ऑगमेंट करते हो, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो, तो ये किस तरीके से कनेक्ट करेगा, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा? तो इन जनरल ये एमसीपी प्रोटोकॉल ही यूज कर रहा है आज की डेट में। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले ये एक जनरल में एक फंडामेंटल लेवल पे आपको बता दिया, ठीक है? तो ये कुछ नहीं है एमसीपी। एमसीपी का मतलब है आप कॉन्टेक्स्ट आप कैसे प्रोवाइड करना है, ये उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो उससे पहले जाने से पहले अपन एजेंट्स की बात कर लेते हैं, एआई एजेंट। तो देखो, एलएलएम को तुम क्या करते हो, कुछ क्वेश्चन करते हो, ये आंसर देता है, ठीक है? क्यूएनए बेस्ड ऑन इट्स नॉलेज बेस, ठीक है? बट ये कभी भी अब तुम चैट जीपीटी पे जाके अगर इसको बोलोगे कि तुम जाके क्या करो, मेरे लिए स्टॉक बुक कर दो एक टीसीएस का, तो ये नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि इसके पास वो एबिलिटी नहीं है, एक्सटर्नल एपीआई को लिंक करने का एबिलिटी नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसी वजह से एजेंट पिक्चर में आया। एजेंट क्या करता है, एजेंट वो टूल है जिसके मदद से कोई जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो एक्सटर्नल एपीआई के साथ, एक्सटर्नल एपीआई या एक्सटर्नल रिसोर्स को एक्सेस कर पाता है। तो अब with agentic AI, if I will tell this LLM or our application, large language model application, AI application, कि हमें एक होटल बुक कर दो या फिर मुझे एक स्टॉक बुक कर दो, ठीक है? तो ये आसानी से कर पाता है। यहाँ तक ठीक था पिक्चर, ठीक है? एआई एजेंट इसी वजह से आता है कि एक्शनेबल चीज अगर करना है, एक्शन लेना है किसी एक्सटर्नल रिसोर्स पे, या कोई जैसे अपन एलेक्सा को बोलते हैं कि भाई म्यूजिक चेंज कर दो, तो ये एजेंटिक एआई है, ठीक है? ये एक्शन ले पाता है। अर्ली अर्ली डेज में क्या था, एलएलएम बस एक क्यूएनए टाइप था, ठीक है? बट नाउ डेज, लाइक यू हैव सीन द परप्लेक्सिटी एआई, राइट? तो ये क्या करता है, एक्सटर्नल सर्च इंजन लाइक गूगल और बिंग का यूज करके एक्सटर्नल रिसोर्स को एक्सेस करके आपको अपडेटेड रिजल्ट देता है। तो ये है हमारा एजेंटिक अप्रोच टू
एलएलएम और एआई एप्लीकेशन। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, तो एआई एजेंट तो आ चुका था, बट प्रॉब्लम क्या राइज होता है वो अपन समझते हैं। ठीक है, सॉरी, अब अपन समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या था जब हमारे पास वो एक्सटर्नली एक्सेस कर पा रहा था हमारा एजेंट, तब क्या प्रॉब्लम था। तो अपन समझते हैं, देखो, एक हमारे पास हमने चैट बॉक्स नाम का एक एप्लीकेशन बनाया। ठीक है, एआई एप्लीकेशन। अब ये क्या कर रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि तुम जाओ और आज के डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स को देखो, और जो इफिशिएंट हो उसके 25 स्टॉक्स खरीद लेना। तो ये क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स पे जाएगा बाय यूजिंग एपीआई, थर्ड पार्टी एपीआई, और फिर ये जाके जो अपना उसमें मिनिमल होगा, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, उसको एक ला के दे देगा। ठीक है, दूसरा अपन एप्लीकेशन बनाते हैं बुकिंग एआई। अब ये बुकिंग एआई क्या करेगा, मुझे होटल बुक करना है पर्टिकुलर एक सिटी में, तो मैं जा रहा हूँ, मैं दिल्ली का फ्लाइट लिया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैटबॉट है, ये मेरे लिए एक इफिशिएंट 3000 की रेंज में एक होटल बुक करके ला दे। ठीक है, तो ये सारे होटल्स जो है एक्सटर्नल, लाइक एमएमटी और बुक मेक माई ट्रिप और अपना गो आई बीबो है, ठीक है, फिर से जितने भी प्लेटफॉर्म है उससे कनेक्ट करेगा। तो आप देख पा रहे हो कि हर एक एप्लीकेशन के लिए, हर एक एआई एप्लीकेशन के लिए सारे एक्सटर्नल एपीआई के साथ, ये सारे सर्वर के साथ कनेक्टेड रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो डिटेल्स फेच कर पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या प्रॉब्लम अराइज होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो जब भी कभी हमारे पास, सपोज करो, एम एप्लीकेशंस थे, एम एआई टूल्स हैं हमारे पास। ठीक है, एम एआई टूल्स, और हमारे पास एन रिसोर्स है। अब रिसोर्स का मतलब हो सकता है ये डेटाबेस। ठीक है, ये डॉक्स है, डॉक्यूमेंटेशंस है। ठीक है, ये क्या है, कोड बेस है हमारे पास। ठीक है, तो जितने भी एक्सटर्नल है ना, तो हर एक एआई एप्लीकेशन को तो पता है नहीं कि क्या प्रॉम्प्ट हो सकता है, यूजर क्या क्वेरी कर सकता है। तो यूजर कुछ भी क्वेरी कर सकता है, इस वजह से सब वो क्या होगा, हर एक एआई एप्लीकेशन सारे एन रिसोर्सेज से कनेक्टेड होगा, राइट, सारों से कनेक्टेड होगा। तो कितने कनेक्शंस बनेंगे ऐसे ऐसे, एम बाई एन, तो इतने कनेक्शंस बनेंगे। तो जैसे जैसे हमारा ये एप्लीकेशंस बढ़ता जाएगा और हमारे पास लाखों में एपीआईज है, रिसोर्सेज हैं थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा और इसको मेंटेन करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए, और दूसरा एक और बात है कि मान लो एक ही चीज़ है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और एक एपीआई से ये कनेक्टेड है, ठीक है, डेटाबेस के साथ। तो इसका एक पर्टिकुलर हमें कुछ फॉर्मेट में हम मुझे क्या करना होगा, पेलोड देना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर समझ लो डेटाबेस का, डेटाबेस में अपन क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में क्रिएट टेबल कर सकते हैं, डेटाबेस में फेच डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, डेटाबेस में अपडेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इंड पॉइंट होगा इस एपीआई का। सिमिलरली आप कभी होटल बुक करोगे तो उसमें क्या होगा, बुक नाम का ये हमारा इंड पॉइंट होगा, या फिर कैंसल नाम का इंड पॉइंट होगा, या फिर और क्या हो सकता है, आ, हमारे पास रिफंड नाम का एक एपीआई होगा। तो आप समझ सकते हो कि जो भी डिफरेंट एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं उनके अलग अलग इंड पॉइंट्स हैं, तो हमेशा हम मुझे अलग अलग पेलोड देना होगा, राइट, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी मुश्किल है वो सारे को कोड करना। ठीक है, जब अपन सर्वर बनाते थे पहले भी, तो इस सर्वर में एक पर्टिकुलर एपीआई के लिए डिफरेंट कॉल्स हैं, डिफरेंट इन पॉइंट्स है, दूसरे एपीआई के लिए डिफरेंट इन पॉइंट्स। तो इसको, इस जार्गन को सॉल्व करने के लिए एमसीपी पिक्चर में आता है।
इट्स नॉट जस्ट कि एमसीपी से पहले आप कनेक्ट नहीं कर पाते थे, आप कनेक्ट कर पाते थे, पर ये काफ़ी मुश्किल होता था इतने कनेक्शंस को मेंटेन करना, और हर एक कनेक्शंस के अपने इन पॉइंट्स हैं, तो आपको आ, वो मेंटेन करना मुश्किल था। ठीक है, तो अब एमसीपी के आने से क्या हुआ? एमसीपी के आने से क्या होता है भाई, कि जितने भी एलएलएम एप्लीकेशंस थे, जैसे हमने बनाया था, तो वो क्या करेगा, पहले वो क्लाइंट से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो एमसीपी के अंदर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। ये है हमारा एमसीपी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। और सर्वर से विद द हेल्प ऑफ एपीआई ये एन रिसोर्सेज लिंक होगा। ठीक है, और ये एम ए आई एप्लीकेशंस है हमारे पास, एम ए आई एप्लीकेशंस, जो कि हर एक ए आई एप्लीकेशन एक बार ही क्लाइंट से लाइक कनेक्टेड होगा। तो जो हमारा एम बाई एन आर्किटेक्चर था, जो हमारा एप्लीकेशन डायरेक्ट रिसोर्सेज से कनेक्टेड था, उसको हमने क्या किया, फ्रेगमेंट कर दिया। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट करके अब क्या हुआ, ये एम कनेक्टेड है और ये एन रिसोर्स से कनेक्टेड है सर्वर। तो एम बाई एन को हमने क्या किया, एम प्लस एन में रिड्यूस कर दिया। तो ये है कोड हमारा टू यूज द एमसीपी प्रोटोकॉल, ये है हमारा आर्किटेक्चर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे होता है। ठीक है, तो एक एक चीज को अपन समझते हैं। ओके, आई विल चूज द ब्लू कलर हेयर। तो अब क्या है, फ्लो कैसा होता है? तो यूजर जो है वो क्या करता है, एलएलएम या फिर जो हमारे पास चैट जीपीटी नाम के एप्लीकेशंस है या क्लाउड डेस्कटॉप है, इसके साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, गॉट इट? ठीक है भाई। तो अब ये हमारा क्या कहलाता है इसमें? तो हम तीन चीज को पढ़ेंगे, एक तो क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा, और एक होस्ट होगा। ठीक, तो ये हमारा होस्ट है जो इंड यूजर से कनेक्टेड है, जो इंड यूजर से कम्युनिकेट कर रहा है, वो यूजर से, वो है हमारा होस्ट, जो हमारा एलएलएम एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये कुछ बातें करता है, ये बोलता है कि भाई देखो मेरा रिक्वायरमेंट ये है 20,000, और मैं आ, आगे 20 अगस्त को जाने वाला हूँ दिल्ली को। ठीक है, ये मेरा बजट है, ये मेरा टाइमिंग है, और प्रेफरेंसेज है कि इवनिंग में फ्लाइट होना चाहिए। ये कुछ डिटेल जो है वो यूजर डालता है होस्ट को। ठीक है, तो अब होस्ट क्या करेगा, होस्ट अब एजेंट से बात करेगा, एआई एजेंट से। ठीक है, कि भाई देखो ये यूजर का प्रेफरेंस है और तुम ला के दो। तो अब एजेंट क्या करेगा, एजेंट क्लाइंट्स पे ही होस्ट होता है। ठीक है, तो एजेंट क्या करेगा, विद हेल्प ऑफ क्लाइंट। अब यहाँ क्लाइंट क्या है, डिफरेंट आईडीज, लाइक वीएस कोड हो गया, विंड सर्फ हो गया। ठीक है, और क्या है, क्लाउड का इंटरफेस हो गया। तो डिफरेंट आईडी जो है ना, इसके हेल्प से ये क्या करेगा, जैसे अपन कैसे रिक्वेस्ट डॉट गेट करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट करते हैं, सर्वर पे हिट मारते हैं और अपने को रिस्पॉन्स मिलता है। सेम एजेंट क्या कर होता है, क्लाइंट पे ही एजेंट क्या करता है, क्लाइंट का यूज करके, क्लाइंट क्या है, हमारा एक इंटरफेस है, आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वीएस कोड, विंड सर्व। ठीक है, तो इन सब का हेल्प लेके वो क्या करेगा, सर्वर से इंटरेक्ट करेगा, जो एमसीपी सर्वर है। हम फास्ट एमसीपी के हेल्प से अपन सर्वर बनाते हैं। ठीक है, तो अब एजेंट पहले क्या करेगा, क्लाइंट से इंटरेक्ट किया, क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से इंटरेक्ट करेगा, सर्वर से इंटरेक्ट करने के बाद ये बोलेगा, इसको पहले बोलते हैं कैपेबिलिटी डिस्कवरी। ये बोलेगा, अब सर्वर पे ये होगा कि सर्वर पे इंड पॉइंट्स होंगे और फंक्शनैलिटीज होंगी। ठीक है, जैसे अब होटल का मैं देख देख रहा हूँ, तो बुक नाम का एक टूल होगा। ठीक है, और
रिफंड नाम का टूल होगा, ठीक है, मॉडिफाई नाम का टूल होगा। तो ये बोलेगा अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, एमएमटी का रिसोर्स है, एक एपीआई है एमएमटी का, और ये सब सारे फंक्शनैलिटीज हैं। मैं बता दूं कि सर्वर के पास तीन चीजें होती है। सर्वर के पास रिसोर्स होता है, रिसोर्स का मतलब एपीआई, ठीक है। तो मैं बता दिया कि इसके पास एमएमटी का एपीआई है। अच्छा जी, उसके बाद इस पे फंक्शंस हम बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे एंड पॉइंट पे, कि बुक नाम का एक टूल है, इसको टूल बोला जाता है इस एमसीपी के लैंग्वेज में। बुक, रिफंड, मॉडिफाई, ठीक है, कैंसल, तो ये सब हमारे पास अवेलेबल टूल्स है। तो एमसीपी इसको ये बोलेगा एजेंट को कि भाई देखो हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, हम ये कर पाएंगे, बुक कर पाएंगे, रिफंड कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो एजेंट फिर जाके एलएलएम को बोलेगा अच्छा ये हमारे पास, इसको बोलते हैं टूल डिस्कवरी और कैपेबिलिटी डिस्कवरी, ठीक है। उसके बाद ये बोलेगा कि अच्छा ये सब है और इसका प्राइस हमारा ये है, तो अब मुझे क्या करो, एक बुक कर दो, ठीक है, बुक कर दो 20 अगस्त के लिए, ठीक है। तो जब ये बुक करने जाएगा तो फिर ये रिस्पॉन्स करेगा कि हमारे पास किस किस इस तरीके के होटल ये रूम्स है, इधर डीलक्स है या फिर जो स्टैंडर्ड है या फिर मतलब वीवीआईपी है। तो फिर ये बोलेगा, मीन्स समझ रहे हो इस बात को, कि ये पहले एजेंट जो है हमेशा कम्युनिकेट करता रहता है बैक एंड फोर्थ विद द सर्वर, विद द क्लाइंट, ओके, एंड विद द एलएलएम होस्ट। तो जो भी हमारा सर्वर से रिस्पॉन्स आता है उसको क्लाइंट्स के हेल्प से लेके वो फिर एलएलएम को देता है और फाइन ट्यून करते जाता है कॉन्टेक्स्ट को, कि अच्छा देखो यहाँ पे तीन तीन हमारे पास है, आपको कौन सा रूम चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर ये एलएलएम फिर लाइक रिस्पॉन्ड करेगा और फिर ये बुक करके वापस ये यूजर को दे देगा। तो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो पहले कैपेबिलिटी डिस्कवरी होगा कि देखो ये हमारा रिसोर्स है और ये टूल है, ठीक है। फिर एलएलएम बोलेगा अच्छा ये टूल है तो हम मुझे बुक वाला जो है, बुक वाला टूल इस्तेमाल करो, ठीक है। तो फिर एजेंट जो है क्लाइंट की हेल्प से बुक करेगा, बुक करने के बाद रिजल्ट दे देगा, ठीक है। फिर एलएलएम बोलेगा कि अच्छा नहीं मुझे इसको मॉडिफाई करो, वो यूजर से इंटरेक्ट किया, यूजर बोला नहीं मॉडिफिकेशन करो, तो फिर ये मॉडिफाई करने के लिए जाएगा, फिर मॉडिफाई करके दे देगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन चलता रहता है। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। तो सर्वर के पास जो एमसीपी सर्वर होता है भाई, जो कि फास्ट एमसीपी की मदद से हम लोग करते हैं, फास्ट एमसीपी जो हमारे पास है वो पाइथन एसडीके में हमको मिलता है, पाइथन का लाइब्रेरी है, ठीक है, इसके लिए एमसीपी के लिए। उसके हेल्प से अपन सर्वर बनाएंगे और सर्वर बनाने के बाद उस सर्वर में बेसिकली सर्वर के 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैं बताया हूँ। टूल, टूल में क्या करते हैं @mcp.tool, इसके हेल्प से ये डेकोरेटर हुआ हमारा, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे कि डेफ गेट रूम, ठीक है। उसके बाद ये होगा इस तरीके से फंक्शन बना देंगे, ठीक है। फिर रिसोर्स एपीआई, ठीक है, @mcp.resource, और यहाँ एपीआई का यूआरएल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन डिफाइन करेंगे। फिर प्रॉम्प्ट, ठीक है। फिर एसिंक, डेफ और फंक्शन अपन डालेंगे। तो 3 चीज़ें होते हैं सर्वर में, आप टूल डिफाइन करो, आप रिसोर्स डिफाइन करो, और प्रॉम्प्ट क्या देना है, प्रॉम्प्ट के कुछ टेम्पलेट्स ये एक्सपोज करेगा, क्योंकि आप गलत प्रॉम्प्ट डालोगे तो एफिशिएंट नहीं होगा। इसी वजह से ये डेवलपर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर्वर बनाते टाइम आपको प्रॉम्प्ट का कुछ टेम्पलेट्स दे दे, ठीक है। ये था हमारा बस सर्वर का चीज़, कि सर्वर अपन कैसे बनाते हैं। अच्छा, अब बात आता है क्लाइंट और सर्वर कैसे इंटरेक्ट करता है एमसीपी में। तो क्लाइंट और सर्वर जो है वो आरपीसी प्रोटोकॉल की हेल्प से इंटरेक्ट करता है, आरपीसी 2.0, ठीक है। तो आरपीसी होता क्या है, इसका नाम है रिमोट प्रोसीजर कॉल। मतलब रिमोटली जो हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स है, मेथड्स है,
उसका कैसे इस्तेमाल करें। तो जब भी मान लो, जब भी कभी रिमोटली हमारे पास सर्वर होगा, ठीक है, मेथड्स वहाँ अवेलेबल है, जैसे गेट होटल डिटेल्स, बुक अ रूम, गेट अ रिफंड। तो ये सब जो मेथड्स अगर इसको इस्तेमाल करना होगा क्लाइंट को, तो ये आरपीसी का कॉल करेगा, ठीक है, नाम ही है रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है। तो आरपीसी में क्या होता है, जेसन फॉर्मेट में अपन क्या करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को देते हैं। रिक्वेस्ट भी जेसन में होगा, रिस्पॉन्स भी जेसन में होगा। तो इसमें स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट में अगर आप बात करोगे तो एक आईडी होगा, यूनिक आईडी ऑफ दिस रिक्वेस्ट। एंड देन रिक्वेस्ट में अपन क्या होता है, रिक्वेस्ट में अपन क्या होता है, पैरामीटर अपन पास करते हैं, ठीक है, पैरामीटर में आर्गुमेंट्स होगा, ठीक है, और आरपीसी का वर्जन होगा, ठीक है। ठीक तरीके से रिस्पॉन्स में भी आईडी होगा और रिस्पॉन्स एलिमेंट होगा और आरपीसी का वर्जन होगा। तो एट द वेरी स्टार्टिंग ये लोग क्लाइंट सर्वर आपस में बात करके वर्जन चेक कर लेते हैं, कैपेबिलिटी डिस्कवरी कर लेते हैं कि अच्छा ये टूल है, ये रिसोर्स है, ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है कि होस्ट जो भी हमारा बोलेगा उसके हिसाब से एआई एजेंट क्लाइंट के थ्रू उस प्रोसीजर को कॉल कर देगा कि बुक करना है तो बुक ए होटल। तो हमने समझा कि आरपीसी प्रोटोकॉल के थ्रू ये बातें करता है क्लाइंट सर्वर, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर बात करते हैं कुछ अदर फैक्ट्स को कि आरपीसी में भी एमसीपी जो है, एमसीपी दो तरीके से करता है कम्युनिकेट, कि आइदर स्टैंडर्ड आईओ से और फिर एचटीटीपी से, ठीक है। तो अगर क्लाइंट और सर्वर जो है एक ही होस्ट पे अवेलेबल है, एक ही मशीन पे है क्लाइंट और सर्वर, तो एसटीडीआईओ से बात करेगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से बात कर लेगा। पर जब क्लाइंट और सर्वर दोनों अलग अलग मशीन पे है, अलग अलग जगह होस्टेड है सर्वर, तो ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल से बात करता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये दो तरीके से बात किया करता है। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। तो हमने समझा कि एआई एजेंट तो था ही हमारे पास, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम तरीका यूज कर रहे थे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स वेब स्ट्रक्चर बनते जा रहा था, कॉम्प्लेक्स वेब स्ट्रक्चर बनते जा रहा था, जो कि इनकन्वीनियंट भी था क्योंकि हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज के डिफरेंट इंड पॉइंट्स थे। तो इनको फैसिलिटेट करने के लिए, ईज करने के लिए हमने क्या किया, एमसीपी का यूज किया, जो कि आसान करता है टू मेंटेन द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसके स्केलेबिलिटी के लिए हमने एमसीपी प्रोटोकॉल का यूज किया। अब हम लोग को पता होता है कि कोई डिफाइंड प्रॉम्प्ट में ही हमको ये देना है, ठीक है, सर्वर को डिफाइंड प्रॉम्प्ट आप दोगे तब ये काम, मीन्स ये अपन होस्ट को देंगे कि इस प्रॉम्प्ट में ही अपने को फायर करना है क्वेरी, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट देते हैं, टूल एक्सपोज करते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, ठीक है। तो हमने समझा ओवरऑल कि कैसे काम करता है। तो अब कभी भी अगर आप बोलोगे कि, अब एक और बात समझ लो कि एक जो है हमारे पास एक होस्ट है, एक एप्लीकेशन है, एआई एप्लीकेशन, वो डिफरेंट डिफरेंट एआई एजेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। अगर एक एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट सर्वर के साथ इंटरेक्ट करना है, एमसी सर्वर के पास, सर्वर के साथ, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एजेंट बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एजेंट जो है, एक एप्लीकेशन, एक एजेंट जो है वो डिफरेंट सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगा, नहीं, अलग अलग सर्वर के साथ। जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि भाई एक स्टॉक बुक कर दो, तो एक सर्वर के साथ इंटरेक्ट हुआ, एमसीपी सर्वर। दूसरा ए एजेंट को बोलूँगा मैं कि एक होटल बुक कर दो एट द सेम टाइम, ठीक है, और तीसरे को बोलूँगा मीटिंग शेड्यूल कर दो। तो अलग अलग एजेंट जो है अलग अलग सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, पर होस्ट हमारा एप्लीकेशन एक ही होगा, ठीक है। और ये जो आपस में जो एजेंट्स हैं, वो एजेंट्स भी ए टू ए प्रोटोकॉल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एजेंट टू एजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। तो आई गेस ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि हम समझे कि एमसीपी क्यों पिक्चर में आता है और एमसीपी से फ़ायदा क्या हुआ ओवरऑल, लाइक स्केलेबिलिटी पे
अपन स्केल कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, लाइक एक्सक्लूड ऑल दोज जार्गन्स, क्योंकि वो फिर अल्टीमेटली फ्रेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल द टाइम प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कुछ न्यू टॉपिक के साथ अपन फिर मिलेंगे। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।